हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिनका नाम रेलवे ब्रिज एंड टनल है। ठीक है, आज इसका पहला लेक्चर है। तो साथ साथ में हम सिलेबस आपको बताते चलेंगे और साथ साथ में चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे। ये जो आपका लेक्चर है ये थोड़ा बड़ा लेक्चर होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम एक साथ में 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर होगा जो कि आप सभी का इंट्रोडक्शन है और सेकंड चैप्टर होगा जो कि आपका रेल अलाइनमेंट या फिर सर्वे करके है। ठीक है, सेकंड चैप्टर होगा और जो थर्ड चैप्टर परमानेंट वे, ठीक है, वो 3 चैप्टर्स को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने जो सॉइल मैकेनिक्स और सर्वेइंग सेकेंड की क्लासेज हैं अभी तक उनको नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स कवर हो चुका है, बस केवल एक चैप्टर जो लास्ट के हैं वो रह गए हैं, बाकी सभी चैप्टर्स को हमने कवर कर दिया है। वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। जो सर्वेइंग की क्लासेज है उसमें थियोडोलाइट तक पढ़ाया गया है, बाकी आगे के लेक्चर्स भी धीरे धीरे आप सभी को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये आज तीसरा चैप्टर आप सभी का शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, रेलवे ब्रिज एंड टनल, जिसको हम आरबीटी जानते हैं। सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट है। ठीक है, रेलवे ब्रिज एंड टनल। ठीक है, तो रेलवे ब्रिज एंड टनल इसमें आपको तीनों पढ़ना है। ठीक है, 3 पार्ट है, रेलवे का भी पार्ट है, ब्रिज का भी पार्ट है, टनल का भी पार्ट है। आज हम रेलवे शुरू करेंगे। रेलवे में आज देखते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर है। सबसे पहले जो इसमें हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 बात करते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना कि रेलवे क्या होता है, रेलवे की शुरुआत कैसे हुई, भारत में रेलवे कितने प्रकार के हैं, भारत में कौन कौन से रेलवे जोन बनाए गए, कितने रेलवे जोन होते हैं। ठीक है, भारत में रेलवे का आगमन कैसे हुआ, रेल कैसे आई भारत में, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। ठीक है, 1 मिनट इंक डाल दें, थोड़ा सा इंक कम लग रहा है। आज ये जो लेक्चर आप सभी का बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, लेक्चर आप सभी का ये बड़ा होगा तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साथ में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे चैनल पर अगर आप अंत तक बने रहते हैं। ठीक है, आप सभी को शॉर्ट्स भी मिलते रहते हैं ताकि आप सभी को प्रैक्टिकली भी पता चले क्या चीज़ होता है कैसे। ठीक है, जैसे आप सभी के रेलवे के कुछ शॉर्ट्स हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उनको भी देख सकते हैं और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस के भी शॉर्ट्स हमारे चैनल पर आप सभी को मिल जाएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे जो भी हमारी लेक्चर्स आए, जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड और आप सभी के रिजल्ट से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हों, जो भी वीडियो हो वो आप सभी को जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को सब कुछ फ्री मिलता है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे कोई भी एडवाइस हो। ठीक है, आजकल लोग क्या करते हैं, एडवाइस देने के भी पैसे लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एडवाइस देने के भी पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सभी को हर एक चीज़ फ्री मिल रहा है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग अंत तक बने रहिए। वैसे तो लोग आजकल फ्री पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर मिले तो कहीं से ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या पता वो आपको काम दे सके, आपके किसी काम आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे कि इंडियन रेलवे के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंडियन रेलवे हमारा है वो एशिया का सबसे बड़ा दूसरा, ठीक है, पूरे एशिया का, जैसे कई महाद्वीप हमारे पूरे विश्व में हैं, कई महासागर हैं, तो महाद्वीप में एक महाद्वीप आता है क्या, एशिया। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है वो अपने दूसरे नंबर पे अपने इंडिया का है, फर्स्ट नंबर पे कोई अदर कंट्री है, ठीक है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है एवं एशिया का जो है, ठीक है। अगर हम एशिया की बात करते हैं, एशिया में ये जो है ये दूसरे स्थान पर है, और अगर विश्व की बात करते हैं, ठीक है, विश्व की बात करते हैं तो ये चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे हमारा ये आ जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं होगा अच्छे से, एक मिनट आप लोग, हाँ आप सही है, ठीक है। थोड़ी सी डिजाइनिंग भी बन गई, ठीक। जो एशिया का है, एशिया में सेकंड पोजीशन पे क्या, हमारा इंडिया रेल नेटवर्क के क्षेत्र में। और अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में ये हमारे फोर्थ नंबर पे है। कौन से, फोर्थ नंबर पे हमारा इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो फोर्थ नंबर पे है। एक चीज़ हम आपको पहले बता दें, ठीक है, रेल और ट्रेन, रेल सबसे पहले जानते हैं कि रेल क्या होता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि रेलगाड़ी को ही रेल कहते हैं, जबकि रेल जो होती है वो उसकी पटरी जिस पे वो गाड़ी चलती है उसको हम रेल बोलते हैं, लेकिन लोग अनजान हैं इन सबसे, ठीक है। तो इन्हीं सबको बताने के लिए हम आपके साथ बने हैं, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, रेल जा रही है, रेल जा रही है, जबकि वो रेल नहीं होती है, वो रेलगाड़ी होती है। रेल क्या होता है, जिस पे गाड़ी चलती है वो रेलगाड़ी होती है, इसको हम ट्रेन, ठीक है। जैसे क्या हुआ, ये ट्रेन, ये है रेल, ठीक है, ये क्या है, रेल, रेल की पटरी जिसको बोलते हैं, पटरी जिसको बोलते हैं ना, वो रेल होती है। और इस पे जो गाड़ी चलती है ना उसको रेलगाड़ी बोलते हैं या फिर ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइए, रेल और रेलगाड़ी में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो वैसे लोग जनरली बोलते हैं, अब आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको तो इतना तो पता होना चाहिए कि रेल क्या होता है, ठीक है। नहीं तो कोई पूछेगा कि ये क्या है, आप बोल देंगे पटरी, नहीं ये रेल है। और ये क्या जा रही है, आप बोल देंगे कि ये रेलगाड़ी जा रही है, ना कि रेल जा रही है, क्या रेलगाड़ी जा रही है। एक मिनट, अब ठीक है, ठीक है। तो वो रेलगाड़ी जाती है, ना कि रेल जाती है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो भारत में जो पहली रेल लाइन या फिर जिसको भारत में जो पहली रेल लाइन बिछाई गई या फिर जो पहली ट्रेन चलाई गई, वो पहली ट्रेन कब चलाई गई उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम इंडियन रेलवे की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अदर कंट्री की रेलवे की बात नहीं करेंगे। वैसे तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है इसके बारे में, अगर हम लिखना चाहें तो रेल के बारे में आपकी बुक में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ दिया गया है, 2-2, 3-3 पेज का, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं कि इंडियन रेलवे की बात करें, ठीक है। तो जो एशिया का वो सेकंड पोजीशन पे, अगर एशिया में बात करें तो इंडियन जो रेलवे है वो सेकंड पोजीशन पे, और विश्व की पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है, जो इंडियन रेलवे। और अगर बात करते हैं भारत में सबसे पहली रेल कब चली, भारत में सबसे पहली रेल 14 अप्रैल 1853 में कहाँ से, मुंबई से ठाणे तक चली थी, ठीक है। क्या मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल गाड़ी चली थी इंडिया में। अगर इंडिया की बात करते हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने में थी, ठीक है। अंग्रेजों क्या कहते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को क्या कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया का, ठीक है, जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया का पिता कहा जाता है किसको, लॉर्ड डलहौजी को। इसको भी आप इसमें लिख सकते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया।
लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी था उसने ही क्या किया, भारत में रेल मार्ग की शुरुआत की और ऐसे भारत को मतलब कि मॉडर्न तरीके से चलाने की पूरी कोशिश उसने की, मॉडर्न बनाने की पूरी कोशिश की उसने। कई चीज़ भारत को दिए हैं जिस ये प्रूव करता है कि भारत का, इसलिए मॉडर्न इंडिया का फादर क्या कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कि प्रतिदिन, अब प्रेजेंट टाइम में प्रतिदिन जो भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे का सफ़र जो करते हैं लोग, लगभग 2.5 करोड़ लोग। ठीक है, आप सोच सकते हैं लगभग 2.5 करोड़ लोग एक दिन में, एक दिन के बाद 24 घंटे की बात करें, एक दिन में 2.5 करोड़ लोग लगभग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करते हैं, मतलब कि सफ़र करते हैं इंडिया में। इंडिया की अगर बात करते हैं, ठीक है, इंडिया में अगर बात करते हैं, इसको आप ऐसे नोट पॉइंट में नोट करते रहिए। बाकी नोट्स आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय रेल में प्रतिदिन 2.5 करोड़, ठीक है, 2.5 करोड़, थोड़ा सा मार्कर ढंग से नहीं चल रहा है, एक मिनट आप लोग रुकेंगे। ठीक है, 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। भारत में छोटे बड़े मिलाकर टोटल 7500, ठीक है, 7500 रेलवे स्टेशन है। अगर छोटे बड़े स्टेशनों को मिला लें तो 7500, मतलब 7500 टोटल रेलवे स्टेशन भारत में हमारे हैं। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रेलवे नेटवर्क है भारत का। ठीक है, इसीलिए तो इसको दूसरे स्थान पर रखा गया है इंडिया में, पूरे एशिया में दूसरे स्थान पे, और विश्व की बात करते हैं हम तो चौथे स्थान पर रखा गया है इंडिया के रेल नेटवर्क को। ठीक है, और क्या कहते हैं कि आजकल आप देखते होंगे कि टिकट, जो रेलवे के टिकट होता है वो भी ऑनलाइन बुक होता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या करते थे, जाते थे हम स्टेशन पे वहाँ पे एक टिकट काउंटर होता था। टिकट काउंटर से क्या करते थे, हम टिकट लेते थे और फिर यात्रा करते थे। लेकिन कुछ सालों पहले से, कब से, तो वो बात करते हैं कि 3 अगस्त 2002 से, ठीक है, कब से, 3 अगस्त 2002 से इंटरनेट के द्वारा टिकट बुक कराने की सुविधा भारत में उपलब्ध हुई। 3 अगस्त 2002 से। और भारतीय रेल इन दिनों सेमी बुलेट ट्रेन की तरह चलती है। ठीक, कैसी, क्या भारतीय रेल में प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, लाइट शायद थोड़ा ज़्यादा है, एक मिनट हम देख लेते हैं। लाइट कम रहेगा तो आपसे को विजुअल होगा अच्छे से। अब थोड़ा और अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो भारत में छोटे बड़े मिलाकर कुल 7500 स्टेशन हैं। ठीक है, कितना, 7500 स्टेशन, रेलवे स्टेशन हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं इंडियन रेलवे के बारे में, तो भारतीय रेलवे इन दिनों सेमी बुलेट ट्रेन पर काम कर रहा है। ठीक,
आप जान रहे हैं कि बुलेट ट्रेन भी भारत में चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। भारत में इन दिनों सेमी बुलेट ट्रेन, भारत में इन दिनों सेमी बुलेट ट्रेन पर कार्य चल रहा है, जिसकी स्पीड कितनी होगी, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, कितनी 160 किलोमीटर, 160 की दूरी आप ट्रेन द्वारा कितना 160 किलोमीटर आसानी से 160 किलोमीटर जा सकते हैं 1 घंटे में, अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो। ठीक है, इतना होने की उम्मीद पूरी होगी। और भारतीय रेलवे में पहली बार इंटरनेट द्वारा टिकट बुक करने की सुविधा 3 अगस्त 2002 से प्रारंभ हुई। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं भारतीय रेलवे के बारे में, जिनको आपको पता होना जरूरी। बाई चांस अगर आ गया आपके बारे में कि भारतीय रेलवे का, वैसे जनरली आता नहीं, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है बहुत ईजी होता है, लोग लिख देते हैं, तो वैसे इससे अभी तक कोई वैसा टॉपिक जनरली आया नहीं है। बाई चांस की बात है, अगर आ जाती है तो फिर बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। हम बात करते हैं भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। जैसे आप कहीं जाते होंगे, बात करते होंगे लोग कि हाँ ये रेल इस जोन में है, ये स्टेशन इस जोन में है, मतलब कई जोन में, कई डिवीज़न में डिवाइड किए गए हैं हमारे भारतीय रेलवे को। ठीक है, जो हमारे भारतीय रेलवे को कई जोन में डिवाइड किए गए हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, भारतीय रेलवे के जोन तथा डिवीजन। ठीक, भारतीय रेलवे के जोन तथा डिवीजन। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय जो रेलवे है उसमें टोटल 18 जोन है। ठीक, कहेंगे आपको 17 जोन देखने को मिलेगा, लेकिन 18 जोन है, एक नया जोन बना हुआ है, तो टोटल 18 जोन है भारतीय रेलवे में। और डिवीज़न की बात करते हैं तो डिवीज़न, ठीक है, प्रत्येक जोन में कई डिवीज़न होते हैं, तो इस हिसाब से डिवीज़नों की संख्या बहुत है, काउंट किया जा सकता है, लेकिन डाटा ऐसा कोई है नहीं अभी अवेलेबल, तो वो हम आपको बता देंगे। डाटा हमारे पास आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो भारतीय जो हम जोन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से जोन है। अब थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं, जोन और डिवीज़न। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसकी, जो प्रत्येक जोन होता है, ठीक है, प्रत्येक जोन का एक डिवीज़न मुख्यालय होता है। ठीक है, जो प्रत्येक जोन होता है तो जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न का हेड कौन होगा, डिवीज़न का हेड जो होता है वो डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। ठीक है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है, ये एक जोन का, ये एक डिवीज़न का मैनेजर होता है, हेड होता है। कौन होता है, डिविजनल रेलवे और मैनेजर। ठीक है, और अगर प्रत्येक डिवीज़न, ठीक है, और जो क्षेत्र के जनरल मैनेजर को
रिपोर्ट करता है। जो क्षेत्र होगा वहाँ का जो क्षेत्र होता है उसके जो डिविजनल मैनेजर हुआ, ठीक है, क्या जनरल मैनेजर, वहाँ का एक जोन का जो जनरल मैनेजर होगा, जोन को कौन करता है, हेड कौन होता है, वो जनरल मैनेजर होता है। क्या करता है ये जनरल मैनेजर को, ठीक है, जो डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है ये जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता है कि हाँ ये ट्रेन इतने बजे ये ट्रेन आएगी, ये इतने मतलब कि इतने यात्री यहाँ से गए, मतलब हर एक डाटा, हर एक डिवीज़न का डाटा हर एक डिविजनल मैनेजर अपने जो जनरल मैनेजर होता है वहाँ का जो जनरल, उस डिवीज़न का जो जनरल मैनेजर हेड होगा, इस हेड के ऊपर भी जो होते हैं, जैसे जेई होते हैं, जे के बाद ए होते हैं, ए के बाद मतलब कि एक्सियन होते हैं, ऐसे कई पोस्ट होते हैं ना। इसके बारे में बात करेंगे, ये आगे बात करेंगे, मतलब 6 सेमेस्टर में कि कौन कौन से होते हैं। उसी तरह हमारा डिविजनल रेलवे मैनेजर है, ये किसको रिपोर्ट करता है, जैसे जे किसको रिपोर्ट करेगा, कोई भी अगर डाटा होगा तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट करेगा ए को, और ए जो होगा मतलब कि असिस्टेंट इंजीनियर वो एक्सियन मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिपोर्ट करता है। उसी तरह डिविजनल रेलवे मैनेजर ये किसको, जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता है, जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता है, ठीक है, जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि रेलवे जोन की बात करें तो रेलवे जोन टोटल हमारे 18 जोन है, ठीक है। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है, उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन से जोन है। जैसे आप देखते होंगे, अगर आपने ट्रेन देखी होगी सामने से तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे NERSER मतलब दपूम आप सभी को देखने को मिलेगा, उमरे देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये सब, और इंग्लिश में देखेंगे तो ऐसे कुछ लिखा देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ये जोन ही होता है कि किस जो रेलवे का डिब्बा होता है वो अलग अलग जोन से आता है, अलग अलग जोन से सामान आता है, और वो जहाँ पे सामान ले जाना होता है वहाँ पे कहाँ पे ये डिब्बा चेंज होगा, कौन से जोन से कौन सा सामान आ रहा है, फिर जो सामान जहाँ पर ले जाना, जैसे सारे सामान को, जितने सामानों को एक जोन पर ले जाना होगा, एक स्टेशन पर ले जाना होगा, वहाँ पर ले जाएंगे ना, तो अलग अलग जोन से सारे डिब्बे आएंगे, तो उनको एक रेलगाड़ी में जोड़ के एक जगह पे ले जाया जाएगा। तो इसलिए डिब्बों में अलग अलग नाम लिखे रहते, नहीं तो वैसे तो आता है एक ही जगह से, ठीक है। तो दपूम का क्या मतलब होता है, दपूम मतलब दा मतलब दक्षिण, पूर्वी, मध्य रेलवे, ठीक है। ऐसे उमरे उत्तरी मध्य रेलवे, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, लिखा रहता है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, ठीक है, ऐसे क्या होता है, लिखा रहता है। तो ये हमारा जोन होता है। बात करते हैं 18 जोन टोटल होते हैं, उनकी बात करते हैं। इनका हेड कहाँ पे है, मतलब कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है, उनकी बात करते हैं हम, ठीक है। आप चाहे तो एक कॉलम भी बना सकते हैं, एक तरफ लिख सकते हैं जोन, दूसरी तरफ लिख सकते हैं हेड क्वार्टर, ठीक है। तो पहले जोन की अगर बात करते हैं तो पहला जो जोन आता है वो नॉर्थ रेलवे, ठीक है, नॉर्थ रेलवे, जिसको हम NR लिखते हैं। इसका हेड कहाँ पे है, हेड क्वार्टर दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलता है आपको, गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में, ठीक है। और नेक्स्ट अगर थर्ड बात करते हैं, थर्ड जो हमारा आता है वो नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, NFR जिसको बोलते हैं, नॉर्दर्न ईस्ट
फ्रंटियर रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आप सभी को मिलेगा? गुवाहाटी, गुवाहाटी आसाम में, ठीक है, कहाँ? आसाम में मिलेगा। अगर हम फोर्थ रेलवे जोन की बात करते हैं तो फोर्थ रेलवे जोन हमारा ईस्टर्न रेलवे आ जाता है। क्या? ईस्टर्न रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर आप सभी को देखने को मिलेगा ये कोलकाता देखने को मिलता है। कहाँ? कोलकाता, कलकत्ता भी लोग बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ अगर लिखना चाहे तो साउथ ईस्ट रेलवे, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? कोलकाता में, इसका भी हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। और अगर 6 नंबर की बात करते हैं तो साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर 7 नंबर की बात करते हैं हम तो 7 नंबर जो हमारा था साउथ रेलवे, ठीक, साउथर्न रेलवे या फिर बोल सकते हैं इसको साउदर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है? चेन्नई, चेन्नई, ठीक है। ये 7 हो गया। अब इसको मिटा के फिर हमको लिखना पड़ेगा। तो आपको एक बार हम हिंदी में बता देते हैं कि नॉर्थ रेलवे मतलब कि उत्तरी रेलवे, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में मिलता है आप सभी को। नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, मतलब कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ? गुवाहाटी आसाम में मिलता है आप सभी को। फिर ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में। साउथ दक्षिणी पूर्वी रेलवे, इसका हेडक्वार्टर आप सभी को कहाँ मिलेगा? कोलकाता मिलेगा। दक्षिणी मध्य रेलवे कहाँ मिलेगा? सिकंदराबाद मिलेगा। दक्षिणी रेलवे कहाँ मिलेगा? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर मिलता है, ठीक है। साउथ से आपको पता चल जाएगा, साउथ रेलवे मतलब साउथ की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं ना साउथ मूवी, मतलब कि चेन्नई, तमिलनाडु, केरला, वहाँ सबके लोग क्या साउथ के लोग करते थे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप जानते होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। ये मैप में होता, ये हमारा साउथ नीचे होता है। नीचे आप देखोगे तमिलनाडु मिलेगा आपको, केरल मिलेगा, और यहीं पे आपको क्या मिलता है कि चेन्नई मिलेगा, मुंबई, महाराष्ट्र सब मिलता है ये साउथ में ही, ठीक है। तो ये हमारा क्या कुछ रेलवे जोन हो गए। अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये तो ये 7 हुए, टोटल हमारे 18 रेलवे जोन है, ठीक है। ये 7 होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट। हम जो 8वां हमारा रेलवे जोन आ जाता है, जिसको हम सेंट्रल रेलवे बोल सकते हैं, ठीक है। क्या? सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे जिसको हम बोल सकते हैं CR, ठीक है। क्या? सेंट्रल रेलवे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिलता है आपको। कहाँ? मुंबई। 9th की अगर बात करते हैं तो 9th हमारा आ जाता है वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे की बात करते हैं WR, इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर 10th नंबर की बात करते हैं तो 10th नंबर साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR, इसका हेडक्वार्टर आप सबको हुबली कर्नाटका में मिलेगा। हुबली कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटक में आप सबको पड़ेगा। 11th नंबर की अगर बात करते हैं तो 11th नंबर पे हमारा आ जाता है क्या? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR,
NWR, इसका हेडक्वार्टर आप सभी को मिलेगा जयपुर में। कहाँ? जयपुर में आप सभी को, जयपुर राजस्थान में आप सभी को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर 12th नंबर की बात करते हैं तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे, 12th वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR, इसका हेडक्वार्टर आप सभी को देखने को मिलेगा जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में। अगर 13 नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आ जाता है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे होगा, अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे भी होगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? NCR, जो इसका हेडक्वार्टर देखने को आप सभी को मिलेगा इसका इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में इसका हेडक्वार्टर देखने को आप सभी को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 14 नंबर की, ठीक है, जो 14वां हमारा आता है वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को आप SECR, इसका हेडक्वार्टर कहाँ आप सभी को देखने को मिलेगा? बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को आप सभी को मिल जाएगा, बिलासपुर। ठीक है, ये क्या हुआ? सेंट्रल रेलवे मतलब मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में आप सभी को। वेस्टर्न रेलवे मतलब कि पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में। साउथ वेस्टर्न रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली कर्नाटका में मिलेगा। फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का जयपुर मिलेगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, पश्चिमी मध्य रेलवे का कहाँ मिलेगा आप सभी को? जबलपुर में देखने को मिलेगा। फिर उत्तरी सेंट्रल रेलवे का मिल जाएगा इलाहाबाद में मिल जाएगा। फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब कि दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, क्या दक्षिणी पूर्वी सेंट्रल रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मिलेगा आप सभी को? बिलासपुर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ और हो गए। अभी 4 रेलवे जोन और रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब उनको देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, बाकी नहीं तो आप सभी को नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप देखिए प्रिंट आउट क्या होता है, अगर आप प्रिंट आउट कर लेते हैं तो आप सभी को बना बनाया मिल जाता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है आप सभी के लिए। ठीक है, आपको पेपर अगर दे के पास होना तो वह ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खुद से नोट्स को बनाते हो, उसको जैसे हम दे देंगे नोट्स, आप प्रिंट करा लिए, प्रिंट करा के आपने पढ़ लिया, तो वो आपको रटना हो जाएगा। एक तरह से आपने उसको लेके रट लिया, बुक की तरह रट लिया। वो अगर आप खुद से लिखते हैं तो वो आप सभी के लिए और इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव हमारा वाला तो इफेक्टिव होगा, लेकिन अगर आप उसको खुद से लिखते हैं ना तो वो आप सभी के लिए और इफेक्टिव हो जाएगा। आप सभी को चीज़ें याद होती रहेंगी जब आप लिखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 5th की बात करते हैं, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे। ठीक है, क्या? ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ECR, ईस्ट कोस्ट रेलवे का आप सभी को कहाँ पे मिलेगा हेडक्वार्टर? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर। सॉरी, अगर 16th नंबर की बात करते हैं तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR, इसका हेडक्वार्टर कहाँ आप सभी को देखने मिल जाएगा? हाजीपुर में। ठीक है, हाजीपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अगर 17th नंबर की बात करते हैं तो कोलकाता मेट्रो रेलवे। ठीक है, क्या? कोलकाता मेट्रो रेलवे, नाम से पता चल रहा है क्या? कोलकाता मेट्रो रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? कोलकाता में। ठीक है, और लास्ट जो हमारा सेंट्रल जो रेल जोन आता है, रेलवे जोन आता है, भारतीय रेलवे का जोन आता है, वो जो लास्ट में हमारा आता है वो कौन सा आता है? साउथर्न कोस्ट रेलवे। ठीक है,
साउदर्न कोस्ट रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ आप सभी को मिलेगा? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम। ये अभी 2019 में नया बनकर तैयार हुआ है, इसीलिए अगर आपको कोई पुरानी बुक मिलेगी तो वहाँ पे आपको 17 रेलवे जोन ही बताया जाएगा, लेकिन एक ये नया बनकर तैयार हुआ, कौन सा? साउदर्न कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। ठीक है, ये जो कोस्ट रेलवे है ये मतलब कि हमारे जो कोस्टल एरिया, मतलब कि जो समुद्री इलाका है, वहाँ के सामानों को ढोने के लिए या फिर वहाँ के सामानों को इधर उधर करने के लिए बनाया गया है ये हमारा क्या कोस्टल रेलवे। एक ये हमारा ईस्ट कोस्टल रेलवे है और ये हमारा देख रहे हैं आप साउथ कोस्टल रेलवे है। मतलब कि एक भुवनेश्वर में, दूसरा विशाखापट्टनम में। भुवनेश्वर में भी आप जानते हैं कि सब बंदरगाह वहाँ पे भी है, बंदरगाह हमारे विशाखापट्टनम में भी है, तो इसीलिए वहाँ पे ही बनाए जाते हैं इनको। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट जो होते हैं। हम रेल ट्रांसपोर्ट क्यों यूज करते हैं? हम रेल के द्वारा क्यों आते जाते हैं? हम अपने बाइक से, अपने साधन से, अपने 4 व्हीलर से और या फिर एरोप्लेन से क्यों नहीं आते जाते? हम रेल माध्यम का यूज क्यों करते हैं? उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। हम रेलवे ट्रांसपोर्ट क्यों यूज करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रेलवे को चलाने के लिए कर्मचारियों के रूप में लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे क्योंकि आप रेलवे को हम बढ़ावा देंगे तो रेलवे को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, जब रोजगार बढ़ेगा तो भारत की तरक्की होगी, मतलब कि देश की तरक्की आगे बढ़ेगी। और क्या होता है कि खेती करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे प्रोत्साहन मिलेगा? जो हमारे किसान लोग होंगे उनको खेती करने के लिए प्रोत्साहन इस तरह से मिलेगा कि जैसे क्या होता है, आपका जो माल जिसको बोलते हैं, गांव में कट्टा बोलते हैं ना, हाँ कट्टा बोलते हैं, या फिर धान गेहूँ जो भी जिसका ज़्यादा होता है उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना हुआ, जैसे क्या आयात निर्यात में, ठीक है डायरेक्ट बोल सकते हैं, आयात निर्यात में क्या करते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। किसानों को बहुत बेनिफिट इसके लिए मिलता है। नेक्स्ट, अगर रेलवे लाइन के आसपास की जो भूमि होती है, ठीक है, जैसे क्या हुआ, यहाँ पे गांव था कुछ, यहाँ पे गांव था और यहाँ से रेलवे लाइन जा रही, तो इसके आसपास की जो ज़मीन होती है, ये जो ज़मीन होगी, ये इधर की जो ज़मीन होगी, ठीक है, इसका जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ का जो मूल्य होगा ना उसका रेट बढ़ जाएगा और लोगों को फ़ायदा होगा, जिसकी ज़मीन होगी उसको फ़ायदा होगा और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। जहाँ से रेलवे जो ट्रैक है वो जाएगी, वहाँ के लोगों को क्या रोज़गार मिलेगा। क्योंकि जैसे क्या हुआ, कहीं पे रेलवे स्टेशन बनाया गया तो रेलवे स्टेशन के आसपास चाय पानी की व्यवस्था, बाकी नाश्ता वास्ता की व्यवस्था, और आप देखते होंगे बहुत सारे होटल, कई चीज़ें खुल जाते हैं, तो वहाँ के लोग क्या रोज़गार मिल जाता है। इसके लिए भी क्या होता है, हमारा ये रेलवे ट्रांसपोर्ट फ़ायदा करता है, मतलब कि एक तरह से लाभकारी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गया, ठीक है, बाढ़ एवं आपात जैसी स्थिति में भोजन एवं कपड़ों को बचाने, जैसे अभी आपने देखा कुछ सालों पहले बाढ़ आई थी, ठीक है, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी और भूकंप भी आया था, तो लोगों को खाना, कपड़े, भोजन जो भी है पहुंचाने के लिए क्या करते हैं हम, इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है, रेल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हम अपनी बाइक लेके या फिर 4 व्हीलर लेके या फिर थोड़ा सा, मतलब कि थोड़े थोड़े सामान को लेके जा सकते हैं, या फिर वहाँ से हमको इकट्ठे कई लोगों को अगर बाहर निकालना है तो या फिर हम हेलीकॉप्टर की मदद से निकाल सकते हैं, या फिर लेकिन हेलीकॉप्टर की मदद से केवल निकाल सकते हैं, उतना जल्दी कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते उन लोगों को ना। तो वहाँ पे हमको रेल निकाल के कहीं सेफ जगह पर ले जाना पड़ेगा, वहाँ से रेलवे के थ्रू उनको एक भारी मात्रा में साथ में बाहर लेके आना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए भी हमको ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि लोग देश के सभी हिस्सों को भ्रमण कर सके, ठीक है, जो लोग होते हैं आसानी से कहीं भी अगर जाना हुआ, किसी भी देश के किसी भी कोने में जाना हो, अगर रेल बना हुआ, रेल ट्रैक है, तो जैसे अभी आपको यहाँ से मान लीजिए जाना है जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो आपको मान लीजिए यूपी से जम्मू कश्मीर जाना है, तो आप अगर बाइक से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, तो बहुत टाइम आपसे को लग जाएगा, ठीक है, आप परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ये रेलवे ट्रैक बना हुआ है, रेल जाती है वहाँ तक, आप आराम से जा सकते हैं। आप जाइए, टिकट लीजिए, बैठिए आराम से, 24 घंटे में 35 घंटे में आराम से 30-35 घंटे में पहुँच जाएंगे। और अगर आप अपने साथ जाते 3-4-5 दिन कहीं लग जाएंगे, 5-6 दिन लग जाएंगे, ठीक है, तो यह आप सबके लिए लाभकारी होता है। इसी तरह से कच्चे मालों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, और धार्मिक लोगों के लिए भी ये क्या करता है, फ़ायदा करता है। कई इसके एडवांटेजेस हैं, तो हम लिखते चलते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखते हैं, आपको बाकी नोट्स मिल जाएगा, ऐसे लिखते हैं। रेलवे ट्रेन को चलाने के लिए कर्मचारियों के रूप में रोजगार मिलता है। जब रोजगार मिलेगा तो अच्छी बात है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, खेती करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है, वालों को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट थर्ड अगर बात करते हैं, तो रेलवे लाइन के आसपास की भूमि, रेलवे लाइन के आस पास की भूमि मूल्यवान हो जाती है। अगर किसी की भूमि बंजर पड़ी हुई है तो वो भी मूल्यवान हो जाती है उस टाइम जब वहाँ से रेल ट्रैक कोई गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या जाएगा कि बाढ़ एवं आपात जैसी स्थिति में भोजन एवं कपड़ों का परिवहन। बाढ़ एवं आपात की स्थिति में भोजन एवं कपड़ों का परिवहन आसान हो जाता है, ठीक है। आगे आप लिख लीजिए। अगर 5th नंबर की बात करते हैं इसी में, तो लोग देश के सभी हिस्सों में का दौरा कर सकते हैं, कहीं भी आप आ जा सकते हैं। इसी में अगर 6th पॉइंट की बात करते हैं कि धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जब धार्मिक स्थल तक आसानी से जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे, आप कुछ ना कुछ पैसा खर्चा करेंगे तो मतलब कि वहाँ के जो लोग होंगे उनको रोज़गार मिलेगा कि हाँ धार्मिक स्थल है, यहाँ पे लोग आएंगे तो वहाँ के लोग को रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा तो देश की आमदनी बढ़ेगी, जब देश की आमदनी बढ़ेगी तो देश की तरक्की होगी, ठीक है। तो धार्मिक स्थलों पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर 7th नंबर की बात करते हैं इसी में, ठीक है, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन है। सुविधाजनक और सुरक्षित भी, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन। अगर इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कच्चे मालों को शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है। कच्चे मालों को शीघ्रता से
पहुंचाया जा सकता है। जैसे क्या, अगर बात करते हैं कि अगर आपके आसपास कोई एनटीपीसी बनी होगी या फिर कोई ऐसी कंपनी बनी होगी जहाँ पे कच्चे मालों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ क्या एनटीपीसी बनी हुई है, तो एनटीपीसी में क्या होता है, रेल के थ्रू, ट्रेन के थ्रू क्या होता है, हमारे यहाँ कोयला आता है, कच्चा माल आता है, कोयले को जला के फिर पानी को बॉयल करते हैं, फिर वहाँ से बिजली उत्पादन होती है। ठीक, तो उसमें भी क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट अगर 9th नंबर की बात करते हैं इसी में, तो अन्य परिवहन की तुलना में यह सस्ता होता है। अन्य परिवहन की तुलना में यह सस्ता परिवहन है। अगर आप बाइक से या फिर 4 व्हीलर से कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको तेल की ज़रूरत पड़ जाती है, डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो पैसे आप सभी बहुत खर्चा होता है। जैसे आज अगर बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि जो डीजल पेट्रोल है उसके रेट बहुत हाई है, 100 रुपये लीटर, 105 110 रुपये लीटर तक गए थे, लेकिन अभी मौके पा लीजिए 98 99 ऐसे कुछ रुपये लीटर हैं। तो बताइए पहले कहाँ 60 70 मिलते थे, आज 98 100 में मिल रहे हैं, तो रेट बढ़ गया। तो आप सभी को 1 किलोमीटर जाने के लिए अगर मान लेते 1 लीटर में, कम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाते होंगे, पहले जब 100 के लगभग 1.5 लीटर मिल जाते थे तो आप ज़्यादा दूरी ट्रेवल कर सकते थे, लेकिन आज कम दूरी ट्रेवल कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है, सस्ता हो जाता है। आप 200 300 400 दे के 500 दे के बहुत दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, 600 700 किलोमीटर जा सकते हैं 500 600 रुपये में। ठीक है, तो उस तरह से ये सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं, केंद्रीय प्रशासन का आसान नियंत्रण हो जाता है, बड़े पैमाने पर जनसंख्या का पलायन हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स इसमें हो गए एडवांटेजेस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, अब क्या आपको इतना समझ में आ गया। अब इसी में एक आता है मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जन परिवहन व्यवस्था जिसको हिंदी बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब इसी में बात करते हैं क्या, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, जन परिवहन व्यवस्था, इसको जन परिवहन व्यवस्था बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है, जन परिवहन व्यवस्था, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कहता है, पहुंचाया जाता है, वही ट्रेन के थ्रू, चाहे वो जैसे यहाँ पे क्या टोटल मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे रेलवे कुछ और नहीं यूज़ किया जा रहा है, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज किया जा रहा है। मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब कि लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की प्रक्रिया, क्या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाती है। मतलब कि जन परिवहन प्रणाली कहलाती है। अब इसके अंदर हमारे रेलवे भी आ जाते हैं, उसके बाद क्या एरोप्लेन भी आ जाता है, बस भी आ जाते हैं, टैक्सी भी आ जाता है। मतलब कि जिससे भी क्या करते हैं हम कई लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, तो वो हमारा मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, मास ट्रांजिट का प्रयोग, इसको मास ट्रांजिट सिस्टम भी कहते हैं। क्या, मास ट्रांजिट सिस्टम। इसको मास ट्रांजिट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, क्या मास ट्रांजिट सिस्टम भी इसको कहते हैं।
मास ट्रांजिट का जो मतलब होता है, मतलब मास ट्रांजिट का प्रयोग हम क्यों करते हैं, आमतौर पर जो इसका प्रयोग करते हैं वो मतलब कि बड़ी जनसंख्या को एक साथ में, ठीक है, बड़ी जनसंख्या को, कई लोगों को एक साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना के लिए हम क्या मास ट्रांजिट का उपयोग कर लेते हैं, मास ट्रांजिट शब्द का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम या फिर मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं कि एक बार में अधिक लोगों का परिवहन किया जा सकता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड अगर इसी में बात करते हैं तो सेकंड क्या आ जाता है कि यात्रियों पर आने वाला खर्च कम होता है। खर्च क्या होता है, वो कम हो जाता है, खर्च कम होता है। अगर इसी में थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट हमारा निजी वाहनों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम जगह लेता है। निजी वाहनों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम जगह लेता है। क्या कम जगह लेता है। अगर इसी में फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो लंबी यात्रा में सुखदायी होता है। लंबी यात्रा में सुखदायी होता है, आप आराम से सो के भी जा सकते हैं, सुखदायी होता है। आपको भोजन की व्यवस्था भी हो जाती है उसी में। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या जाता है, निजी वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलता है। निजी वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलता है। ठीक है, ये क्या हुआ, इसके फायदे हो गए मास ट्रांजिट सिस्टम या फिर मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। ये कुछ फायदे हो गए, एक बार में अधिक कई लोगों को परिवर्तन किया जा सकता है दूसरी जगह। यात्रियों पर आने वाला खर्च होता है वो कम होता है। निजी वाहनों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम जगह लेता है। और लंबी यात्रा में क्या होता है, सुखदायी होता है। जैसे आपको 500-600 किलोमीटर जाना तो ये सुखदायी होता है, आसानी से आप जा सकते हैं सेफ्टी से। निजी वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण करता है ये मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसके क्या क्या हानियां हैं। ये तो लाभ हो गए, क्या क्या लाभ हो सकता है इससे अगर हम मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज मतलब कि हानियों की बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास ट्रांजिट सिस्टम, आप कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या आ जाता है कि यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहाँ पे क्या होता है, अधिक जनसंख्या होती है। ठीक है, यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहाँ अधिक जनसंख्या होती है, अधिक जनसंख्या होती है। ठीक है,
जहाँ अधिक जनसंख्या होती है या केवल वहीं संभव हो सकता है, क्योंकि जैसे अधिक जनसंख्या होगी तभी तो अधिक लोग, ज़्यादा लोग ट्रेवल करेंगे। जहाँ पे कम जनसंख्या होगी वहाँ पे कहाँ से ज़्यादा लोग ट्रेवल करेंगे, कम ही लोग ट्रेवल करेंगे, तो वहाँ पे मास ट्रांजिट सिस्टम उतना सफल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही मास ट्रांजिट सिस्टम सफल होता है, संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या एक होता है, आप देखते हो कि भीड़ भाड़ इसमें बहुत है। जैसे आप अगर रेलवे में कहीं जा रहे हैं, रेलवे से ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि भीड़ बहुत होती है। जो ट्रेनें होती हैं, डिब्बों में, बोगियों में भीड़ बहुत होती है। मतलब कि क्या लिख सकते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, यह सिस्टम भीड़ भाड़ से युक्त होती है। यह सिस्टम भीड़ भाड़ से युक्त होती है। ठीक है, इसी में अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, तो थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें कि इस सिस्टम का निर्माण एवं संचालन खर्च बहुत अधिक है। जब इसको निर्माण करते बनाते हैं तो बड़ी बड़ी बोगियों को बनाना पड़ता है, बड़े बड़े इंजनों को विदेशों से मंगा के फिर बनाना पड़ता है। तो इसमें खर्चा, जो इनिशियल जो खर्च इसमें आता है वो बहुत अधिक आता है। ठीक है, इसको चलाने का जो खर्चा आता है वो भी बहुत अधिक आता है। तो क्या लिख सकते हैं, इस सिस्टम का निर्माण, इस सिस्टम का निर्माण एवं संचालन खर्च अधिक आता है। वैसे इसकी जो हानियां ही आपके लिए उतना नहीं हानि करता है, आपके लिए तो कम पैसों में आप एक जगह दूसरी जगह अच्छी सुविधा के साथ जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट को या फिर जो इसको संचालित करती है, जो इसको बनवाती है, उसके लिए ये सारी हानियां लागू होती हैं। ठीक है, इसमें अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट क्या माना जाता है, इस सिस्टम में वाहन अपने निर्धारित समय पर ही चलता है। ठीक है, हाँ, इस सिस्टम में जो वाहन होता है, वाहन अपने निर्धारित समय पर ही चलता। अब कहेंगे सर आप इसमें क्या नुकसान है, तो बात करते हैं कि अगर समय निर्धारित समय पर, जैसे क्या हुआ 9 बजे कोई ट्रेन आ रही है, 9 बजे शाम में, और आप 9:05 पे आए, तो क्या हुआ, आप 5 मिनट लेट हो गए और ट्रेन क्या हो गई, रफू चक्कर हो गई यहाँ से, तो आपके लिए नुकसान हुआ ना। तो ये डिसएडवांटेज होता है किसके लिए, पैसेंजर्स के लिए। पैसेंजर्स के लिए डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि ये ट्रेन लेट भी चलती है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे इंडिया की ट्रेन सबसे लेट चलती है तो कोई दिक्कत, इंडिया में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने के लिए तो आप लिख सकते हैं। अगर लिखना हुआ आपको थ्योरेटिकली लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मास ट्रांजिट सिस्टम की बात हो गई। अब आप देखते होंगे कि इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए, वो तो बात की बात है। एक चीज़ और आप देखते होंगे, मेट्रो की बात कर लेते हैं। मेट्रो रेल क्या होता है, 2 होता है, एक मेट्रो रेल और एक मोनो रेल। ठीक है, दोनों की बात करते हैं कि मेट्रो रेल क्या होता है। मेट्रो रेल आप जानते होंगे, मोनो रेल बहुत कम लोग जानते होंगे। मोनो रेल की बात हम अभी करते हैं। पहले मेट्रो रेल, कुछ लोग मेट्रो रेल भी नहीं जानते होंगे, जो क्या बहुत गांव इलाके से बिलोंग करते हैं, वो मेट्रो रेल को भी नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए हम बता दें मेट्रो रेल के क्या होता है। मेट्रो रेल को MRTS भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं मेट्रो रेल की। MRTS क्या होता है, ठीक है, जो MRTS होता है वो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अभी बात करें मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसी का एक पार्ट ये भी होता है। मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है हमारा, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें हमने बात की रेल की, ट्रेन की बात की, रेलवे की बात की, और रेलवे में हमारा क्या मेट्रो रेल भी आता है, और इसी में क्या हमारा मोनो रेल भी आता है। मोनो रेल, दोनों क्या होता है हमारा, ये इसमें आता है और ये दोनों इसमें आता है। ठीक है, तो मेट्रो रेल जो होता है इसको एक मिनट पहले हम
मेट्रो रेल की बात करते तो इसको MRTS भी कहते हैं। ठीक है, अब MRTS क्या है? मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हटा दीजिए, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको आपने पढ़ लिया। रैपिड बीच में और तेज, मतलब कि मास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, जो रेल होती है उससे और तेज चलने वाली और फास्ट लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली जो रेल हम यूज करते हैं उसको मेट्रो रेल कहते हैं। सीधा सा बात हो गया, सीधा सा फंडा ये है। ठीक है, आप चाहे तो MRTS का फुल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेट्रो रेल को MRTS मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में बहुत से लोगों को एक समय से एक स्थान दूसरे स्थान तक बहुत कम समय में पहुंचाया जाता है। बड़ी आसानी से यातायात कर सकते हैं। जब बहुत ही तेज एवं एफिशिएंसी के साथ क्या होता है, चलता बहुत तेज तथा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट मतलब अधिक क्षमतावान होता है। ठीक है, तो यह इको फ्रेंडली भी होता है। क्यों? यह इको फ्रेंडली होता है, इसको लिख सकते हैं। यह इको फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, क्यों होता है इसकी बात करते हैं। क्योंकि यह क्या होता है, हमारा बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जो भी चीज़ आज के ज़माने में जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है वो इको फ्रेंडली होगी। इसीलिए पूरे इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है, बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब मेट्रो रेल हो गया। मेट्रो रेल जो होता है हमारे देश में, मेट्रो रेल करीब 20 साल से क्या होता है, हमारे देश में मेट्रो रेल चल रहा है। हमारे देश में मेट्रो रेल लगभग 20 साल से है। ठीक है, 20 साल से है। और अगर इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, आजकल जो दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, यूपी मेट्रो और भी राज्यों मेट्रो रेल परिवहन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे हमारा दिल्ली मेट्रो हो गया। दिल्ली मेट्रो आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक, कहानियाँ दिल्ली मेट्रो के बारे में बहुत, आप दिल्ली मेट्रो के बारे में जो क्या कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी आप सुने होंगे। अगर देखते होंगे आप स्टैंड अप कॉमेडी तो दिल्ली मेट्रो के बारे में देखे होंगे। दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, यूपी में भी मेट्रो बन रहा है। ठीक है, आप यूपी से तो यूपी में भी मेट्रो बन रहा है, जिसको हम यूपी मेट्रो बोल सकते हैं, यूपी मेट्रो। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या एक मुंबई मेट्रो भी होता है। मुंबई मेट्रो, ये हमारे कुछ मेट्रो हो गए। अगर हम भारत की पहली मेट्रो की बात करें तो भारत में सबसे पहली जो मेट्रो चली थी वो कौन सी मेट्रो है, वो कौन सी मेट्रो, तो वो कौन सी मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। भारत की पहली मेट्रो रेल की बात करते हैं तो वो हमारी कोलकाता मेट्रो है। 1984 में बनी थी। 1984 में चली थी कौन सी, कोलकाता मेट्रो। सबसे पहली मेट्रो रेल हमारी कोलकाता मेट्रो है। ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई मेट्रो रेल की। अब अगर इसके फ़ायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं मेट्रो की, तो वो क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ मेट्रो रेल। ठीक है, मेट्रो रेल के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। बहुत ही सस्ते
ठीक है, किस्म के बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बहुत ही सस्ता और बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, सस्ता होता है बहुत ही, मतलब कि 60-70-100 रुपये में आप 8-10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इसमें यात्री बहुत आसानी से और आरामदायक यात्रा करते हैं। ये रेलवे से भी क्या होता है, आसान होता है और आरामदायक होता है। ठीक है, आरामदायक होता है, डायरेक्ट लिखते हैं, आरामदायक होता है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगर दूसरे ट्रांसपोर्ट की तुलना में बात करें तो मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस इसके आते हैं खर्च, वो कम होता है। जो मेंटेनेंस का खर्चा इसका आता है वो कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चलता है। और फोर्थ पॉइंट की अगर इसी में बात करते हैं तो इसमें ट्रैफिक की समस्या नहीं आती। ट्रैफिक की समस्या नहीं आती इसमें, क्योंकि समय समय पर 2-2, 3-3 मिनट पे क्या होता है, मेट्रो रेल आपको मिलती रहती है, समस्या नहीं आती है। 2-2, 3-3 मिनट पे आपको मेट्रो रेल जो होती है वो मिलती रहती है, इसलिए कोई भी ट्रैफिक उसमें किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं होता है। ठीक है, इसमें प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक से चलता है, प्रदूषण लेस होता है, ये प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, आप ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये क्या हो, इसके कुछ फ़ायदे हो गए, मेट्रो रेल के फ़ायदे हो गए। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो यह फिक्स्ड रूट और फिक्स टाइम पर चलती है। ये भी क्या होती है, फिक्स होती है, और इसका एक पाथ डिसाइड होता है कि हाँ ये इसी पाथ से जाएगी, इसका पाथ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ जगह पर क्या होता है, अंडरग्राउंड टनल की लागत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या होती है कहीं कहीं पे क्या अंडरग्राउंड टनल बनाना पड़ता है, जिसमें से मेट्रो हमारी जाती है, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड जो टनल होते हैं तो उसका खर्चा बहुत आता है। इसका खर्चा नहीं आता उसका, लेकिन उसका खर्चा बहुत आ जाता है, जिससे इसका खर्चा बढ़ जाता है। ठीक, शहर के सभी जगहों को एक मतलब कि इसके द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता, शहर के सभी जगहों को इसके द्वारा नहीं जोड़ा सकता। कुछ ही मेन स्टेशन को इसके द्वारा जोड़ा जा सकता है, जैसे रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन सभी शहरों को, कोई बड़ा शहर है उसको आप इसके द्वारा एक साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक, ये कुछ इसके डिसएडवांटेज होगा, उसकी बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मेट्रो रेल। ठीक है, मेट्रो रेल की कौन कौन सी हानियाँ हैं, हमने आपको 3 हानियाँ थी, तीनों बता दिया। या फिक्स रूट और फिक्स टाइम पर चलता है, या फिक्स्ड रूट एंड फिक्स टाइम पर चलता है। सेकंड, इसके द्वारा शहर के सभी जगहों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं जोड़ा जा सकता है। और इसमें अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो कुछ जगहों पर
अंडर ग्राउंड टनल का खर्चा अधिक आता है। ये क्या होगा, हमारा मेट्रो रेल की बात हो गई, ठीक है। ये हमारे मेट्रो रेल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मोनो रेल के बारे में, ठीक है। आपको मेट्रो रेल के बारे में आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, अगर मोनो रेल की बात करते हैं, मेट्रो रेल तो क्या होता है हमारा, वो भी जैसे ट्रेन क्या होती है, वो पटरी पे चलती है। दो रेल होती है, इस रेल पर क्या होती है भाई, चलती है। मेट्रो रेल हो चाहे ये आपकी ट्रेन हो, दोनों चलती है इस पर। लेकिन ये जो हमारी मोनो रेल होती है, ठीक है, ये एक ऐसी ट्रेन होती है जो एक बीम पर चलती है। किस पे, बीम, धारण। धारण आपकी कैसी होती है, ये धारण होती है, इस बीम पर चलती है, ठीक है। क्या कहते हैं, मोनो रेल जो होती है हमारी इस बीम पर चलती है। और ये बीम जो होती है रोड से कम 10 मीटर या फिर उससे ऊंची रखी जाती है, जिससे क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का नीचे वाले जो आने जाने के यात्री हैं उनको किसी भी तरह कोई नुकसान ना हो, इसलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से कम 10 मीटर या अधिक रखते हैं। ये हमारी मोनो रेल हो गई, ठीक है। मोनो रेल अपने इंडिया में केवल एक जगह बनी हुई है, कहाँ पे, मुंबई। अगर आप कभी मुंबई गए होंगे, ठीक है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा मोनो रेल जो कि बीम पर चलती है। एक बीम होती है, उसी बीम पर चलती है ऐसे, ठीक है। आपने फिल्मों में भी, कई फिल्मों में देखा होगा मोनो रेल को, कि एक कोई गोविंदा की शायद फिल्म थी, हमें याद नहीं ना, उसमें गोविंदा इधर डांस करता है, उधर पीछे से मोनो रेल चलती है। तो वहाँ पे हमने देखा था, हमने भी अभी देखा नहीं है, रियल में नहीं देखा, लेकिन हाँ मोबाइल में, फिल्मों में, कई जगह पे हमने देखा है मोनो रेल को। तो ये क्या होता है, ये रेल ऐसी ट्रेन है जो कि रेलवे लाइन पर नहीं बल्कि एक बीम, धरण के सहारे चलती है, ठीक है। और इसके सभी कोच इसी बीम से जुड़े होते हैं। जो सभी जितने भी कोच इसके होंगे जहाँ पे ये रुकती है, सभी उसी बीम से ज्वाइंट रहते हैं, जहाँ पे ये जाके रुकती है, लोगों को अपने बैठाते। बहुत बड़ी ट्रेन है, 3-4 बोगियों की ट्रेन होती है। और सबसे पहले दुनिया की सबसे पहली मोनो रेल जो थी वो 1820, दुनिया की पहली मोनो रेल 1820 में चली थी, ठीक है, 1820 में चली थी। जापान 1980 के बाद शहरीकरण के बढ़ने के साथ साथ जापान एवं मलेशिया में इसका बेहतर, कब, 1980 के बाद, 1980 के बाद जब शहरीकरण हुआ, तब जापान और मलेशिया में इसका बेहतर यूज, बहुत धड़ाधड़ यूज इसका शुरू हुआ। तब जापान और मलेशिया में बहुत इसका यूज स्टार्ट होगा और चलने लगी ये ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मोनो रेल की बात हो गई। भारत में केवल एक जगह मोनो रेल है, वो भी हमने आपको बता दिया, क्या, मुंबई में। आप देख सकते हैं मुंबई में मोनो रेल को, ठीक है। जो मुंबई मोनो रेल है, मुंबई मोनो रेल भारतीय महानगर मुंबई रेल है, ठीक है। यह प्रोजेक्ट मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई है। इसका निर्माण 2009 में आरंभ हुआ और इसका जो प्रथम परिचालन है वो 1 फरवरी 2014 को, 2009 में बनना स्टार्ट हुआ। मुंबई रेल 2009 में बनना स्टार्ट हुआ और कब, 1 फरवरी 2014, 1 फरवरी 2014 से, मतलब कि 5 साल लग गए इसको बनकर चलने में। 1 फरवरी 2014 को ये मोनो रेल पहली बार मुंबई में चली,
ठीक है। यह भारत की पहली मोनो रेल है। यह रेल 31 से 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलती है। और इसकी जो लागत आई थी, मुंबई मोनो रेल की जो लागत आई थी, मुंबई मोनो रेल की जो लागत आई थी, वो लागत की अगर बात करें तो 300 करोड़ रुपए। ठीक, आप 300 करोड़ रुपए सोच सकते कितना होगा। 300 करोड़ रुपए मुंबई मोनो रेल की लागत आई थी, गवर्नमेंट ने इसको बनवाया था। ठीक है, ये भारत की पहली रेल है। इसकी स्पीड की अगर बात करते हैं तो इसकी अगर स्पीड की बात करते हैं 31 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होती है, ये चलती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा अभी तक देख लेते हैं ब्रीफ में। रेल पढ़ा, ट्रेन क्या होता है, कितने जोन में डिवाइड किया गया, रेलवे को, इंडियन रेलवे को कितने जोन में डिवाइड किया गया, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री हमने पढ़ी, डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ से इंडियन रेलवे बन के आया, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा मेट्रो रेल क्या होता है, मोनो रेल क्या होता है, जोन सारे हमने 18 जोन पढ़े। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, रेलवे सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेलवे सर्वे के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना कि रेलवे अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कितने तरह के रेलवे सर्वे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा वो हमारा आएगा रेलवे सर्वे। इसमें जो पहली जो टॉपिक आता है रेलवे सर्वे दो स्थानों के बीच अगर नई हमको रेलवे लाइन, जैसे एक स्थान ये रहा, दूसरा स्थान ये रहा, इसके साथ कोई हमको रेलवे लाइन बिछानी, तो सबसे पहले रेलवे लाइन को बिछाने से पहले क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं। जैसे हमने सर्वे फर्स्ट और सर्वे सेकंड में बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़, अगर हमको कोई रोड बनाना हो, कोई रेलवे ट्रैक बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई घर बनाना हो, तो कोई बिल्डिंग बनानी हो, तो भी हम क्या करते हैं, उसका पहले सर्वे करते हैं, फिर क्या करते हैं, उस पर काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, कोई भी दो जगह के बीच रेलवे लाइन बनाने से पहले उसका सर्वे किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेलवे सर्वे कहते हैं। अगर रेलवे का बनाया जा रहा है, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, तो उसको रेलवे सर्वे कहते हैं। अब रेलवे सर्वे जो होता है वह कौन कौन से रेलवे ट्रैक को, अगर कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जब हम रेलवे सर्वे करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेल ट्रैक को प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक क्या किया, रेलवे ट्रैक बिछाया। अब इस ट्रैक को बिछाने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से कारक होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे, जो इसको प्रभावित करेंगे, इसको ढंग से चलने नहीं देंगे, बनने में कोई दिक्कत अड़चन डालेंगे। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन को प्रभावित करने वाले, रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, रेल पथ की गेज, गेज ऑफ रेल ट्रैक। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप जान लीजिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ये कई तरह के हमारे होते हैं, जैसे 3 तरह के गेज होते हैं, मीटर गेज होते हैं, नैरो गेज होता है और हमारा स्टैंडर्ड गेज होता है। ठीक है, 4-5 प्रकार के होते हैं। जो मेजर हम यूज करते हैं वो हम आपको बताएंगे कौन सा। ब्रॉड गेज होता है, ठीक है, जो यूज किया जाता है ब्रॉड गेज यूज किया जाता है। कहीं जैसे हिली रीजन में अलग अलग प्रकार के गेज यूज किए जाते हैं, जैसा एरिया होगा वैसा वहाँ पर हम गेज यूज करते हैं। ठीक, हम गेज की बात आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर परमानेंट वे में करेंगे। जो सेकंड इसमें फैक्टर आएगा वो कौन सा फैक्टर आता है, वो कंट्रोल पॉइंट आता है। ठीक है, रेलवे लाइन क्षेत्र के मुख्य नहरों, व्यापारिक केंद्रों, सामाजिक धर्मों, ऐतिहासिक स्थलों से होकर जाना चाहिए। ठीक, कौन कौन सा कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कंट्रोल पॉइंट बनना चाहिए। ठीक, कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं, उसको भी क्या होता है, हमारे रेलवे
जो ट्रैक को प्रभावित करता है। जैसे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा रेलवे ट्रैक यहाँ से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई धार्मिक स्थल है तो हमको रेलवे ट्रैक यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये भी क्या किया, इसको रूट को मोड़ दिया, जबकि सीधा सीधा जाने पे हमारा खर्चा कम आता, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा मोड़ना पड़ा तो खर्चा हमारा बढ़ जाता है। तो ये भी क्या होता है, हमारे रेलवे ट्रैक को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर इसी में थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सी कहते हैं तो टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है जहाँ पे हमको रेलवे ट्रैक लेके जाना है। जैसे हिली रीजन तो नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा कोई लैंडस्लाइड तो वहाँ पे नहीं होते, तो वो भी क्या होता है, हमारे रेलवे ट्रैक को प्रभावित करता है। अगर इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो जियोमेट्रिक डिजाइन, ठीक है। जियोमेट्रिक डिजाइन जो होती है ये भी एक तरह से टोपोग्राफी में लिया जाता है, ठीक। वहाँ की जो टोपोग्राफी उसका जियोमेट्रिक डिजाइन कैसा है, वो कर्व बहुत ज़्यादा ढाल पे तो नहीं है, कर्व बहुत ज़्यादा नहीं है, इन सबको वहाँ पे क्या करते हैं हम देखते हैं और मानक के आधार पे डिजाइन करते हैं। इसी में नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है कि रेलवे स्टेशन, ठीक है। रेलवे स्टेशन जो होते हैं ये भी हमारे रेलवे ट्रैक को प्रभावित करते हैं। इसी में नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे जो रेल सड़क क्रॉसिंग होते हैं, ठीक है, जो रेलवे और रोड क्रॉसिंग जो होते हैं वो भी क्या होता है, रेलवे ट्रैक को हमारे क्योंकि मोड़ना पड़ जाता है जहाँ पे रोड आता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे ओवर ब्रिज देना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, हमारे रेलवे ट्रैक को प्रभावित करते हैं। अगर नेक्स्ट इसी में बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर कैसा लग रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसमें ख़राब लग रहा है तो वो भी क्या करेगा, हमारे रेलवे ट्रैक को प्रभावित करेगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे रेलवे ट्रैक को प्रभावित करते हैं और उसको खराब कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर पहाड़ी क्षेत्रों में हम बनाते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में रेल पटरी को अगर अलाइनमेंट करना हो, उसका अलाइनमेंट बनाना हो तो किस तरह से बनाते हैं, उसके अलाइनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, आई होप कि आपको किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम तेज चल रहे हैं, ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अलाइनमेंट ऑफ रेल ट्रैक इन हिली ट्रेन, ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ रेल ट्रैक इन हिली ट्रेन, ठीक। जो हमारे हिली क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र, तो वहाँ पे अलाइनमेंट कैसे हम निर्धारित करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आ जाता है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, रेल पथ जिसके अनुलंब ढाल 3% से कम होती है सामान्य रेल पथ कहलाता है, ठीक। जो क्या होता है, अगर अनुलंब ढाल क्या है, अगर 3% से कम है तो ये सामान्य रेल मार्ग कहलाता है, ठीक है। और अगर हमको हिली ट्रेन में है तो हिली ट्रेन में इसको चेंज करना पड़ता है। जब ढाल 3% से अधिक होती तब यह पहाड़ी रेल पथ की श्रेणी में आता है, ठीक है। और जब क्या होता है, यही अनुलंब ढाल क्या होता है, ग्रेटर देन, ठीक है, 3% हो जाता है तो वह पहाड़ी रेल मार्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है, पहाड़ी रेल मार्ग कहलाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, जब ट्रैक का अनुलंब ढाल 6% से अधिक हो तो दोनों रेलों के मध्य एक अतिरिक्त विशेष खंड वाली रेल डाल दी जाती है, ठीक है। इसे रेक रेल कहते हैं, ठीक है। रेक रेल क्या होता है, जैसे अनुलंब ढाल, अगर हमारी अनुलंब ढाल अगर ग्रेटर देन 6% हो गए तो यहाँ पे रेक रेल, ठीक है, क्या रेक रेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, रेक रेल की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये पॉइंट आप सभी, ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरत उतना नहीं होता है, ठीक है। अब पहाड़ियों को अगर लांघना हुआ तो वहाँ पे कैसे अलाइनमेंट सब बनाते हैं, जैसे क्या हुआ, बीच में पहाड़ी आ रही है,
ठीक है। अब उसको किस तरह से हम पार करके जा सकते हैं, जैसे एक तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा संरेखण, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ अलाइनमेंट यहाँ पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। अगर बात करते हैं पहला जिग-जैग अलाइनमेंट। जिग-जैग अलाइनमेंट का मतलब कुछ इस तरह से चल रही है हमारी ट्रेन, ठीक है। ये क्या हमारी, इसको हम जिग-जैग अलाइनमेंट, क्योंकि ये हमारी अलाइनमेंट कुछ इस तरह से चल रही है, ठीक है, तो ये हमारी क्या जिग-जैग अलाइनमेंट कहलाती है। ये हमारी जिग-जैग अलाइनमेंट कहलाती है। नेक्स्ट इसी में आ जाता है सर्पिल, मतलब कि सेतु सर्पिल अलाइनमेंट, ब्रिज स्पाइरल अलाइनमेंट। वो क्या होता है, सेकंड ब्रिज स्पाइरल अलाइनमेंट। सेतु सर्पिल अलाइनमेंट वो क्या होता है, ठीक है, वो कुछ जैसे क्या हुआ, यहाँ पे कोई सेतु था बना हुआ था, तो उसमें कुछ इस तरह से अलाइनमेंट देते हैं, ठीक है। बीच में अगर कोई, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रिज आ गया, ब्रिज से क्या होता है, अब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये ब्रिज हमारा है, कुछ ब्रिज हमारा बना हो, तो इसके ऊपर से हमको अलाइनमेंट, चाहे नीचे से अलाइनमेंट लेके जाना पड़ता, तो ये हमारा ब्रिज सेतु अलाइनमेंट कहलाता है, सेतु सर्पिल अलाइनमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टनल स्पाइरल अलाइनमेंट, ठीक। अगर बीच में कहीं टनल हमारा आ जा रहा है, ठीक है, अगर कहीं बीच में टनल आ जा रहा है, थर्ड क्या, टनल स्पाइरल अलाइनमेंट, टनल स्पाइरल अलाइनमेंट। टनल स्पाइरल अलाइनमेंट की अगर बात करते हैं तो वो किस तरह से होता है, वो कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। वहाँ पे अलाइनमेंट कुछ इस तरह से होता है, अगर टनल, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा ये सुरंग बना हुआ है, यहाँ पे ये हमारा कुछ यहाँ पे सुरंग कुछ इस तरह से बना हुआ, तो ये टनल के अंदर से जा रहा है, ठीक है। अलाइनमेंट क्या हुआ, टनल के अंदर से जा रहा है, ये हमारा अलाइनमेंट सुरंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा स्विच बैक संरेखण आता है, स्विच बैक अलाइनमेंट आता है। स्विच बैक अलाइनमेंट की अगर बात करते हैं, कभी कभी इसके बारे में आ जाता है, ठीक, कि अलाइनमेंट के प्रकार लिखिए, तो आपको ये सब याद रखना होगा। स्विच बैक अलाइनमेंट, स्विच बैक अलाइनमेंट क्या होता है, ये कुछ एन, आप जानते हैं ना, एन के शेप का होता है, ये कुछ इस तरह से, ये हमारा स्विच बैक अलाइनमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे बफर स्टॉप होता है, इसको बफर स्टॉप बोलते हैं, ये जो होता है इसको बफर स्टॉप बोलते हैं। ये इधर जा रहा है, ठीक है, इधर से जाएगा ऐसे, फिर इधर कुछ इस तरह से हमारा ट्रेन क्या होता जाता, तो ये हमारा बफर स्टॉप होता है, जिसको स्विच बैक अलाइनमेंट हम बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक सर्वे की बात करते हैं, ठीक है। अब इसका सर्वे कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा आज का ये चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा क्या है, सर्वे, रेल सर्वे, ट्रेन सर्वे। उसके बाद करते हैं, तो जो रेल मार्ग सर्वे, मतलब कि सर्वे फॉर रेल ट्रैक, सर्वे फॉर रेल ट्रैक, ठीक है।
सर्वे फॉर रेल ट्रैक, जो हमारी सर्वे फॉर रेल ट्रैक सर्वे के लिए, जो रेल ट्रैक के लिए जो हम सर्वे कर रहे हैं, रेल मार्गी सर्वेक्षण जो कर रहे हैं, वो दो तरह से होता है। एक ट्रैफिक सर्वे होता है, एक रेल रूट सर्वे होता है। तो यहाँ पे हमको रेल रूट सर्वे करना है, ठीक है। एक ट्रैफिक सर्वे होता है, अगर सर्वे की बात करते हैं, एक ट्रैफिक सर्वे होता है, दूसरा रेल रूट सर्वे होता है। तो यहाँ पे हमको क्या, रेल रूट सर्वे करना है, ट्रैफिक सर्वे हमको नहीं करना है, ठीक है। कभी क्या हमको ट्रैफिक सर्वे की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैफिक वहाँ के कहाँ पे कितनी ट्रैफिक है उसको जानने के लिए हमको ट्रैफिक सर्वे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। प्रस्तावित रेल मार्ग के दोनों ओर लगने वाले क्षेत्रों, गाँव, कस्बों, शहरों की गिनती, नाम तथा उनकी जनसंख्या, इसके आधार पर 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे यहाँ से क्या है, यहाँ से 10 से 20 मीटर इधर, 10 से 20 मीटर इधर, दोनों तरफ क्या करेंगे हम सर्वे करते हैं। ये हमारा ट्रैफिक सर्वे में आता है। फिर क्षेत्र में कृषि कितना उत्पादन हो रहा है, कच्चा माल कितना आ जा रहा है, इन सब का, फिर माल कितना तैयार हो रहा है, खानों से भेजे जाने के वाले कच्चे मालों का ब्यौरा, औद्योगिक क्षेत्र कितने वहाँ पे, कल कारखाने कितने, इन सब का जो सर्वे में करते हैं वो ट्रैफिक सर्वे में करते हैं। और अगर हम रेल रूट सर्वे की बात करते हैं, ठीक है, तो रेल रूट सर्वे में जो हमारा आता है, इसमें कई तरह के होते हैं, कई काम करना पड़ता है। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेंस, प्रिलिमिनरी, फिर डिटेल्ड। रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे और फिर डिटेल्ड सर्वे। इन सब के बारे में हमने सर्वे सेकंड चैप्टर में, सर्वे सेकंड में आप सभी को बताया हुआ, आप वहाँ से जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी को डिटेल में बताया गया। तो हम थोड़ा सा आप सभी को बता दें इसके बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बता दें। जो रिकॉग्नाइजेंस सर्वे करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे देखते हैं वहाँ की टोपोग्राफी कहती है, वहाँ पे जाके वहाँ पे की एक फ़ोटो खींच के सर्वे करते हैं, तो वो हमारा रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में आ जाता है। जैसे क्या हुआ, सर्वेइंग के लिए सर्वप्रथम भारतीय सर्वे इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट से मैप प्राप्त करके उस पर प्रस्तावित रेल लाइन की कई संभावित रेलवे लाइन बनाते, मतलब कि जैसे क्या हुआ, यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है, अब हम क्या करेंगे, कई ऐसे रेल लाइन दो बना लेंगे, ऐसे कुछ ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे, जैसे भी हमारा संभव हो सकेगा ऐसे ऐसे बना लेंगे, ठीक है। मैप लेके उसके बाद ऐसे उस पर कुछ क्या करेंगे, हम कई लाइंस बना लेंगे। इन लाइंस का अब हम जाके, ये हमारा रिकॉग्नाइजेंस सर्वे होता है, ठीक है। लाइन लगा दी जाती है, इसके बाद उस क्षेत्र में जाकर घूमकर प्रत्येक एलिमेंट की उपयोगिता के बाद अब सबके बारे में जाके वहाँ पे देखेंगे कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो इसमें ज़्यादा बढ़िया अलाइनमेंट होगा, सबसे बढ़िया अलाइनमेंट, जो बेस्ट अलाइनमेंट होगा उसमें से चूज करते हैं, ठीक है। इसमें से बेस्ट अलाइनमेंट चूज करते हैं, जो बेस्ट अलाइनमेंट होता है जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे आ सके, तो वो हमारा रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में आ जाता है। प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे में अलाइनमेंट चयनित किया जाता है, उसका पूर्ण शुद्धता के साथ सर्वेइंग किया जाता है। इस सर्वे में अलाइनमेंट को ज़मीन पर चिन्हित कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमने मैप पर किया, अब इसको क्या करते हैं, हम ज़मीन पर चिन्हित कर लेते, तो हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे कहलाता है। और डिटेल सर्वे में उसका पूरा डिटेलिंग में एक एक पॉइंट पे कितना वहाँ पे क्या कटिंग फिलिंग होगी, कहाँ से कैसे रूट जाएगा, वहाँ पे एक एक पॉइंट्स का सर्वे हम करते हैं जाके, तो वो हमारे डिटेल सर्वे में आ जाता है, ठीक है। जो भी अलाइनमेंट सबसे उत्तम लगे उससे और इकोनॉमिकल हो उसे अंतिम रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, ये डिटेल सर्वे में होता है, ठीक है। ये हुआ सर्वे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये कुछ चैप्टर्स, लगभग 2-3 चैप्टर कवर हो गए, 3 चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम परमानेंट वे के बारे में, रेल गेज के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।